स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन भारत के लिए ज़्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है कि भारत के पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन हाँ, अगर ये युद्ध और लंबा चला तो फिर वो विकल्प भी धीरे धीरे जाते रहेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में चिंता की कोई बात नहीं है भारत के लिहाज से, लेकिन दुनिया के लिहाज से एक समस्या ज़रूर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी आपके साथ, मेरे साथ है मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा। पुनीत, इस वक्त जो युद्ध की स्थिति है, अमेरिका के बयान देखें तो अमेरिका ये कहता है कि ये युद्ध ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, हम इसे बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। ईरान कहता है कि हम तय करेंगे कि युद्ध कब ख़त्म होगा। लेकिन युद्ध की ताज़ा स्थिति क्या है और जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो तेहरान पर हो रहे हों, इस्फहान पर हो रहे हों, तेल अवीव पर हो रहे हों या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में हो रहे हों, इस वक्त ताज़ा स्थिति युद्ध की क्या कह रही है? देखिए, ताज़ा स्थिति युद्ध की कह रही है कि जो इंटेंसिटी शुरुआत में थी वो इंटेंसिटी बनी हुई है और उस इंटेंसिटी को बरकरार रखने का काम ईरान ने, मतलब उसको इंटेंसिटी को मेंटेन करने का काम ईरान कर रहा है इस वक्त। और रही बात इजराइल या अमेरिकी हमलों की, तो वो लगातार हमले जारी हैं, इसकी खबरें हमने देखा है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुआ, पानी के ऊपर अटैक हुआ, ये हमने आपको बताया है। और मिडिल ईस्ट में जो बाकी अमेरिकी साथी हैं, जो मुल्क हैं, उनके ठिकानों से, उन जगहों से लगातार हमले किए जा रहे हैं और उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया भी जा रहा है। लेकिन ईरान जो है वो, मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि इसको मेंटेन किए हुए, तो मेंटेन करना मतलब एक बात होती है कि आपका जो ज़ख़ीरा है वो खाली होता जा रहा है और उसको फिर रिफ़िल करना और उसके बाद फिर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ईरान को सबसे बड़ी बात, आशीष आप भी ये मानेंगे कि ईरान को समझने में या ईरान को जानने में आंकने या में, ईरान को आंकने में तोह या लेने उसकी में, थाह पाने में, हाँ, ये शब्द बहुत बढ़िया उसकी था। थाह पाने में जी। अमेरिका या इसराइल जो हैं वो नाकाम रहे हैं। हाँ। और पूरी दुनिया ही नाकाम रही है, मेरा ये मानना है। उनको ये लग ही नहीं रहा था। 1980 का दशक याद कीजिए, जब इराक और ईरान के बीच युद्ध हुआ था और उसके बाद ईरान ने अपने आप को बहुत तैयार किया है, बहुत तैयार किया है और उसकी अभी की रणनीति जो है, जो मैंने कहा मेंटेन किया हुआ है, तो वो थकाने वाली रणनीति ज़्यादा नज़र आती है। ऐसा नहीं, एक युद्ध होता है कि आप सीधा हमला करें और सामने वाले को परास्त कर दें, उसको हरा दें, उसका सब कुछ तबाह बर्बाद कर दें और वो सरेंडर कर दें। एक ही होता है। एक ही होता है कि आप कितने वक्त तक युद्ध में रह सकते हैं। और जैसा कि ट्रंप ने कहा, आप ही ने बताया कि ट्रंप ने कहा कि हम बहुत जल्दी इसको वाइंड अप करके निकलना चाहते हैं। ईरान ने कह दिया कि आप वाइंड अप करने का काम तो अब हमारा है, कि हम वी विल डिसाइड कि हाउ टू वाइंड अप और व्हेन टू वाइंड अप। एक चीज़ और है कि अमेरिका जो है, अमेरिका की इसके पीछे पॉलिसी या उसकी रणनीति जो है वो ये मानी जा रही है कि अमेरिका इससे बाहर कैसे निकलना चाहता है। अमेरिका समझ रहा है कि क्या मुश्किल हालात। अमेरिका ऐसे बाहर निकलना चाहता है कि बाकी के मिडिल ईस्ट के देश जो हैं, मुल्क हैं जिनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप ईरान के खिलाफ खुद युद्ध छेड़ दो, मतलब आप वॉर में उतर जाओ। जब आप वॉर में उतर जाओगे तो हम आपको हथियारों की सप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी बात कि कल ही ये बात निकल कर आती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि हम टोही विमान आपको देने का काम करेंगे, हम आपको मिसाइलें देने का काम करेंगे। ये अरब मुल्कों से कहा जा रहा है, मतलब आप तैयारी कीजिए और हम आपको देने के लिए तैयार हैं। फिर चाहे वो फ्रांस की बात हो, ब्रिटेन की बात हो, ये सब लोग तैयार हो रहे हैं, बैकअप हो रहा है। तुर्की जो है बैकअप दे रहा है और ये सब अमेरिका के कहने पर हो रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि बहुत दिन तक आपको लगता है कि बहुत दिन तक अमेरिका जो है वहाँ पर अपने इतने वॉरशिप्स और ये साजो सामान जो है होल्ड करके रख पाएगा। एक बात, अमेरिकी सैनिक, अमेरिका में चुनाव भी होने हैं, अमेरिका में चुनाव होने हैं और अगर चुनाव होते हैं वहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप नहीं जाएंगे, उनकी सीटें कम हो, तो इसका भी असर है। पब्लिक का इस युद्ध को लेकर के जो रिएक्शन है वो मिक्स टाइप का है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। हाँ, लेकिन ताकत दिखानी चाहिए। अमेरिका का दरअसल इसके पीछे आप समझिए कि बिजनेस का भी एक लक्ष्य है। मतलब ऑयल, अगर ईरान का रिजीम चेंज हो जाता है तो अमेरिका के पास सारा तेल, वेनेजुएला के बाद ईरान का तेल, और वो आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि तेल हमारे पास हो जाए। हाई रिवॉर्ड। हाँ, अच्छा, दूसरा ये कि अगर ये नहीं भी हो पाता और जो वो चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्क जो हैं ईरान के खिलाफ अगर युद्ध छिड़ दे, तो उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हथियार की
ज़रूरत होगी, हथियार की ज़रूरत होगी, तो आप ये समझिए कि 42% से ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर हथियार का व्यापार 100% है तो उसमें 42% से ज़्यादा अमेरिका के हिस्से में आता है ये। तो अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म गेन भी इसमें नज़र आ रहा है कि युद्ध चलता रहेगा, हमारा हथियार बिकता रहेगा, एक दूसरे का खौफ बना रहेगा। और मिडिल ईस्ट के देश अगर आपस में ही नहीं उनकी बनेगी, पड़ोसियों की नहीं बनेगी, तो वो तो हथियार अपने पास इकट्ठा करेंगे, और जाहिर सी बात है। और एक कहावत भी है कि आम के आम गुठलियों के दाम। Yes. और अमेरिका उसी तरह की कुछ रणनीति फिलहाल अपनाए हुए है। एक तरफ वो दुनिया में युद्ध छेड़ करके अपने हथियारों को बेचेगा, उन युद्धों को रुकवा करके खुद का क्रेडिट लेगा, और जिन देशों को युद्ध वो रुकवाएगा किसी न किसी सूरत में उसके, चाहे वो रेयर अर्थ मटेरियल्स हो, यूरेनियम हो, पेट्रोलियम हो, ये सारी चीज़ें उस पर कब्जा होगा, एनर्जी पर कब्जा होगा। तो कोई भी देश देखिए, जिसके पास भी एनर्जी है, जिसके पास पावर है, वही राज करेगा। ये बात अब तक इतिहास बताता है और वर्तमान समय में भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अपडेट आपको ये दे दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहां पर ईरान ने माइंस बिछाए हुए थे कि वहां से दुश्मन देशों के ऑयल टैंकर्स जब जाएंगे तो वो उन पर हमला करेंगे, और कुछ एक घटनाओं की बात रिपोर्ट हुई है, कुछ एक ऑफिशियली तो ये सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, अमेरिका ने ऑफिशियली ये बयान जरूर जारी किया है कि वहां पर जो वॉरशिप्स या छोटी शिप्स इन माइंस को बिछाने के लिए 10-12 शिप्स वहां ईरान ने लगाई हुई थी, अमेरिका ने उसे टारगेट करके हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर वापस आते हैं, ऑयल की बात करेंगे। दुनिया में अब इसका असर पुनीत दिखने लगा है कि तेल की सप्लाई को लेकर के चर्चा होने लगी है, रूस के बयान सामने आ रहे हैं, फिर भारत अपने इंटरनली कुछ कील काटे दुरुस्त कर रहा है। बहुत आप हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका, इजराइल, ईरान, तमाम मुल्कों की एक बहुत छोटी, इस सब के आगे एक बहुत छोटी बात मैं बताता हूँ। आज एक मैसेज आया मेरे पास, और उसमें हमारा जो किराना शॉप वाला है उसने कहा कि साहब पॉलीथीन जो है वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, थैलियाँ जो हैं, प्लास्टिक कैरी बैग्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, पेट बॉटल्स में ऑयल और दूसरी चीज़ें जो हम आपको देते हैं वो हम नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक का दाना नहीं मिल पा रहा है। प्लास्टिक का दाना इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, इसकी वजह से कीमतें बढ़ने लगी हैं और दे कांट अफोर्ड। इंडिया में कोई भी पॉलीथीन के पैसे नहीं देता, ये आपको मालूम है। खैर, इससे इतर इन चीज़ों का मतलब ये परिलक्षण कहाँ हो रहा है, इसका मैं बताना चाहता था कि असर कहाँ तक जा रहा है। तो असर वहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, कि पॉलीथीन की भी दाम बढ़ गए तो जाहिर सी बात है कि कोई क्यों उसको इतने महंगे दाम पर क्यों खरीदेगा, जाहिर है, ठीक है। तो एक तो ये तो बहुत छोटी सी बात कि प्लास्टिक के दाने की बात है ये, और ऑयल की बात है तो ऑयल से बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ईरान की मंशा भी यही है। ईरान यही चाहता है कि ये प्रेशर पूरी दुनिया पर क्रिएट हो। जब दुनिया पर प्रेशर क्रिएट होगा तो पूरी दुनिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर ये इम्पोज करेगी, पलटकर अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनेगा। अमेरिका ने शुरुआत में आपने देख लिया कि अमेरिका ये कहने लगा ना कि आप रूस से तेल ले लो, मतलब ये अमेरिका को मालूम था कि ये प्रेशर आएगा, मैं आपको छूट दे रहा हूं। हाँ, तो अमेरिका को ये मालूम था कि ये प्रेशर आएगा, तो वो कैसे प्रेशर को हैंडल करना है इसके लिए। एक खबर ये पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक खबर ये भी है कि अब पुतिन जो है उन्होंने भी ऑयल को थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो एक तो ये कि आपके पास मौका है तो आप और तेल बेच सकते हो, ठीक है, इस मौके का फायदा उठा सकते हो, लेकिन उन्होंने ऑयल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसकी सप्लाई को कंट्रोल सीमित करना शुरू कर दिया ताकि यूरोप के ऊपर प्रेशर बन पाए। तो केवल एक खेल नहीं है, इसमें और भी खेल चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान का दोस्त है रशिया तो मैदान में क्यों नहीं कूद गया, ऐसा नहीं होता। स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं बनाई जाती है, वॉर स्ट्रैटेजी बहुत लंबे टाइम की होती है, और इसको आप अगर इस तरीके से दोस्त ने कैसे दोस्ती निभाई है, इसको अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 20% हिस्सा, दुनिया के तेल का 20% हिस्सा यहां से होकर गुजरता है, और उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, और उसका असर नजर आ रहा है, ये साफ है जी। और नजर ही नहीं आ रहा है, आप ये समझ लीजिए कि अगर 15 से 20 दिन में चीजें कंट्रोल में नहीं आती हैं तो बहुत हालात विकट हो जाने वाले हैं। $200 पर बैरल तक इसके रेट जा सकते हैं, और 100+ तो हो ही चुका है। और ये भी अपने आप में एक हाई पॉइंट पर पहुंचा है। अभी तक हिस्ट्री में इतने तक जो प्रति बैरल तेल के दाम नहीं थे, दरें नहीं थी, लेकिन ये बात स्पष्ट है, ये स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं
अमेरिका ने स्पष्ट कहा है और एक मैसेज के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया पर या इंटरव्यूज़ में, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान को ये नहीं करना चाहिए कि वो वहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स पर हमला करे, ईरान को सिर्फ युद्ध तक सीमित रहना चाहिए। देखिए, ये जाहिर है असर होगा सब जगह। आपके पास जितने भी वो जो कमज़ोर नसें हैं, आप दबाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। आप युद्ध में हैं तो ईरान ये भला क्यों ना करे। और आप इससे एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि आपने एक देश पर हमला किया, उस देश के पास मौका है आपको दबाव में डालने का, तो क्या वो ये मौका छोड़ देगा? और जाहिर है इस मौके के साथ ईरान और हावी हो रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अगर, हालांकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स पर हमें बात करनी पड़ेगी, लेकिन अगर थोड़ा दूर से देखें मोटा मोटी, तो कौन अभी किस पर हावी है, क्या कह सकते हैं? देखिए, हावी की बात तो ये है कि युद्ध जो है वो हथियारों से ज़्यादा रणनीति पर लड़ा जाता है, जो आप बात कह रहे थे। तो रणनीति के तहत ही होर्मुज और दूसरी चीज़ें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और ईरान जो है प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। रही बात ताज़ा कौन किस पर भारी पड़ रहा है या हावी पड़ रहा है, तो इस बात को इससे समझिए कि हमले तो दोनों तरफ से बराबर हो रहे हैं, लेकिन ईरान क्या कर रहा है? ईरान इस वॉर को एक्सपेंसिव बना रहा है दुश्मन के लिए। एक ये कि पूरी, देखिए इसमें नई बात तो है नहीं कि मैं कुछ आप लोग को नई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सबको मालूम है कि कुछ $1000 का ड्रोन जो है उसके लिए आपको करोड़ों की मिसाइल लगानी पड़ रही है। तो आप समझिए। और दूसरी बात कि ड्रोन कितने हैं, मिसाइल कितनी है, मिसाइल कितनी है। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको अब जूझना पड़ेगा बहुत जल्द उसकी आपूर्ति के लिए कि वो जो इंटरसेप्टर्स जो है वो कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे जब इतनी संख्या में मिसाइलें दागी जाएंगी। और अभी तो ये स्टार्ट है। अगर एक साथ, अभी ये अमेरिका कह रहा है कि ईरान के पास मिसाइलों का भंडार कम हो गया है क्योंकि उनकी इंटेंसिटी कम हो गई है, और हम ये मानकर चल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब ईरान जो है ख़त्म समझो। ये कल ही बयान आया पीट हेग्सेक का। तो वो ख़त्म मान रहे हैं और ईरान कह रहा है कि ठीक है आप मानिए ख़त्म, हमको क्या दिक्कत है। एक दावा ये भी किया गया कि 128 ही लॉन्चर जो है, मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं वो ईरान के पास बचे हैं। उन्होंने कहा, ईरान ने कहा कि ठीक है, आपके अगर आप ये सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, सोचते रहिए आप। तो ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब सच्चाई क्या है, अंदर मिसाइल सिटी में कितने हथियार हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि हम बहुत लंबी जंग की तैयारी। और देखिए, दावे के ऊपर यकीन करना इसलिए भी ज़्यादा मुनासिब समझा जा सकता है क्योंकि जो शुरुआत हुई थी और B-2 बॉम्बर्स आते हैं तो एक दिन में चीज़ें बदल जाती हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज हम 11वें दिन पर बैठ गए, 10वें 11वें दिन पर, 11 दिन लगभग कंप्लीट हो गए। हाँ, तो आप ये समझ रहे हो कि 11 दिन तक खींच लिया और आगे खींचने की बात कही जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। और चूंकि ये स्थिति इसलिए भी बनी हुई है, और क्योंकि देखिए ईरान के पास बार बार ये बात आती है कि खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके सुप्रीम लीडर खामेनी साहब की मौत के बाद से ही ये स्थिति थी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम जब होता है ना कि सेंस थोड़ा कम हो जाता है कि अब हमें वो दर्द महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अब हम इतने दर्द में आ गए हैं कि अब वो दर्द हमें महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस दर्द देने वाले को अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ऐसे में ईरान ने जो कदम उठाए उसमें मुस्लिम देशों से अपील उन्होंने की है कि हमें दुश्मनों की जानकारी दें, क्योंकि मुस्लिम देशों पर हमला करने के बाद ईरान ने माफ़ी भी मांगी थी कि देखिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम मिडल ईस्ट पर हमला कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप हमारे मुस्लिम भाई हो, हम आप पर हमला कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें मजबूरन ये करना पड़ रहा है क्योंकि आप अमेरिका और इजराइल हमारे दुश्मन देशों को अपनी जगह दे रहे हो और हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। और यहाँ पर ये बात भी जाहिर है कि जो इस्लामिक देश होने के बावजूद जो हमला किया गया, यहाँ पर सिर्फ इस्लाम या इस्लामिक होने की बात नहीं है, यहाँ पर अपने देश की बात है। तो मुस्लिम या किसी और धर्म को आगे न रख करके देश को आगे रख के ईरान हमले कर रहा है। और अब देखना होगा कि ये जो अपील की गई है मुस्लिम देशों से कि आप हमें दुश्मनों की जानकारी दें, फिर गल्फ़ कंट्रीज़ के जिस तरह के रिएक्शन आए, उन्होंने सबसे बात की, और फिर अमेरिका से कि भई आप हमारी ज़मीन यूज़ मत करो, क्या ईरान की अपील का असर पड़ेगा? देखिए, वॉर शुरू होने वाला था उसके पहले ही ये तो तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ जो हैं वो ये बात कह रहे थे कि हम ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ईरान ने उसका जवाब भी दिया है और अब ईरान ने कहा है कि अगर आप हमारे लोगों पर हमला करोगे तो हम फिर वैसा ही करेंगे। ईरान ने साफ कह दिया है कि आँख के बदले आँख,
मतलब आप अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करोगे तो हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। एक बात। दूसरी बात कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों का रुख है उसको लेकर रूस जो है उसने ऐसा बयान दिया है जो तमाम मिडिल ईस्ट के जो आसपास के मुल्क हैं उनको टेंशन में लाने का काम करेगा और उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाने का काम करेगा। रूस के विदेश मंत्री जो हैं उनकी तरफ से बयान आया है और उन्होंने बोला है, उन्होंने पूछा है सर्गेई लावरोव ने कि 170 छात्राएं, स्कूली छात्राएं जिनके ऊपर अटैक हुआ और ये युद्ध अपराध है एक प्रकार से, उस पर कौन कौन से ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने इसकी भर्त्सना की, इसकी निंदा की या इसके खिलाफ कोई उन्होंने कदम उठाया या कोई बयान दिया। और ये तक पूछ लिया है उन्होंने कि आप कैसे मुसलमान हैं, ये तक पूछ लिया है कि आप कैसे मुसलमान हैं। हमने तो सुना था कि मुसलमान केवल खुदा से डरता है, तो आप कैसे मुसलमान हैं। और फिर शायद मुसलमान सिर्फ ईरान या ईरानी है, ये भी उन्होंने, ये सर्गेई लावरोव का बयान है। एक चीज़ और है कि मिडिल ईस्ट के देशों की जो भूमिका है उसको अब मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉर में उनको और डायरेक्ट इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। मिडिल ईस्ट के देश अब चाहते हैं कि अगर शांति नहीं हुई तो बिगाड़ा हो जाएगा, नुकसान हो ही रहा है। मतलब एक तरफ आपका व्यापार रुका हुआ है, दूसरी तरफ जो आपका प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी अगर अटैक हो रहा है तो और नुकसान है। और किसके लिए? जो दूर बैठा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि डर क्या दिखाया जा रहा है। एक नया बयान जो डोनाल्ड ट्रंप का कल बयान आता है कि आपको याद है कुछ दिन पहले इजराइल में अमेरिकी जो दूत हैं उनकी तरफ से ये बयान आया था कि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बन जाना चाहिए 2030 तक। 2030 तक इजराइल को ग्रेटर इजराइल का नक्शा अगर आप देखेंगे तो उसमें तमाम मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो कवर अप हो जाते हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अगर हम हमला नहीं करते तो ईरान कब्जा कर लेता मिडिल ईस्ट पे। वही तो बात है। तो देखिए ये डर दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ कि हम बात कर रहे हैं अपने उन लोगों की, वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि उनकी चिंता हम कर रहे हैं कि वहाँ की चिंता के लिए हम चाहते हैं रिजीम चेंज हो जाए। फिर आपने कहा कि ये यूरेनियम इकट्ठा किए हुए हैं। अच्छा एक बात आप समझिए, मतलब ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि ईरान कभी भी मतलब ये जो दर्शक देख रहे हैं, पूरी दुनिया जो देख रही है उसको ये तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें चल रही हैं। ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है, ये अमेरिका कह रहा है। और अगर हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आज नहीं तो कल बना लेगा। ठीक है, तो अभी तक क्यों नहीं बनाया? आप ये समझिए कि ईरान को क्या ये नहीं मालूम है कि हम परमाणु बम बना लेंगे तो फिर उस दिन हम पर हमला नहीं होगा? अगर परमाणु शक्ति बन जाएंगे तो अमेरिका क्या ऐसे डायरेक्ट हमला कर सकता है क्या? तो ये चीजें जो हैं वो अमेरिका की तरफ से बार बार स्टैंड बदला जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर एक तो देखिए, साफ तौर बिजनेस है हथियारों का, दूसरा तेल का धंधा है, तीसरा डोनाल्ड ट्रंप खुद बिजनेसमैन है तो उनको अपना फायदा दिख रहा होगा 100%। वो एक आइलैंड पर कब्जे की बात चल रही है जहां पर सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है। ये एक डेटा या एक जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही सोशल मीडिया से। जी जाहिर है, और चूंकि ऑफिशियल स्थिति क्या होगी इस पर तो हम लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और जो ईरान की तरफ से जारी किए जा रहे बयान हैं या फिर आईडीएफ के जो हालिया पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं उससे जुड़ी अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे और चर्चा इसी तरह के कुछ और विषयों पर आगे एक और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।